कहानी की शुरुआत में एक पिता और बेटा नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी अचानक आसमान से एक जूता आकर गिरता है। उसके तुरंत बाद एक एक करके कई भारी चीजें जमीन पर गिरने लगती हैं। कौन सोच सकता था कि कैदियों को ले जा रहा यह विमान एक भयानक हादसे का शिकार हो गया है। हालांकि पायलट की पूरी कोशिश की वजह से विमान पूरी तरह तबाह होने से बच गया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस हादसे के बाद आजाद हुए खतरनाक अपराधी स्थानीय लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। दरअसल कुछ घंटे पहले कैदियों को ले जा रहा एक विमान उड़ान भरने ही वाला था कि उसे आदेश मिला कि रास्ते में उसे अलास्का के एक एयरफोर्स बेस पर रुकना होगा। वहां से एक बेहद खतरनाक अपराधी को वाशिंगटन ले जाना था। उस कैदी की सुरक्षा में लगे सैनिक बेहद सतर्क थे। वहीं विमान में बैठे बाकी कैदी भी उसे हैरानी से देख रहे थे। उसके हाथ, पैर और यहाँ तक कि सिर पर भी अलग अलग लॉक लगे हुए थे। सीट पर बैठने के बाद भी उसे कई अतिरिक्त जंजीरों से बांधा गया था। ये देखकर बाकी कैदी भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे खुद भी बड़े अपराधी थे, लेकिन इस आदमी के सामने तो वे लगभग शरीफ इंसान लग रहे थे। कुछ देर बाद विमान रात के अंधेरे आसमान में उड़ने लगा। तभी उस खतरनाक कैदी ने मुंह से स्टील की कील लगा एक नकली दांत निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे अपनी बेड़ियां खोलने वाला हो। जैसे ही उसके हाथ पैर आजाद हुए तो अचानक विमान के बाहर जोरदार धमाका हुआ। विमान का एक हिस्सा आग की लपटों में गिर गया। यात्रियों की चीखें गूंज उठी और पास बैठे कई कैदी सीधे हवा में खींच गए। लेकिन वह खतरनाक अपराधी बिल्कुल भी घबराया नहीं। वह आराम से अपनी बाकी जंजीरें खोलता रहा। जब विमान तेजी से नीचे गिरने लगा तब तक वह पूरी तरह आजाद हो चुका था। सामने आए एक मार्शल को उसने कुछ ही सेकंड में बुरी तरह पीट कर गिरा दिया। उधर पायलट पूरी ताकत लगाकर विमान को संभालने की कोशिश कर रहा था। विमान के अंदर मौजूद सभी लोग ग्रेविटी खत्म होने की वजह से हवा में तैरने लगे, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला। आखिरकार विमान बेकाबू होकर जमीन की तरफ गिर पड़ा। खुशनसीबी से विमान क्रैश होने के बाद उसमें दूसरा विस्फोट नहीं हुआ। इसके बाद कैदियों की निगरानी कर रहे कई गार्ड्स मारे गए थे और कई बुरी तरह घायल हो चुके थे। जो कैदी बच गए थे वे किसी भी तरह अपने हथकड़े खोलने की कोशिश करने लगे। उनके लिए यह किसी दूसरी जिंदगी मिलने जैसा था। उधर अलास्का के एक छोटे से बॉर्डर टाउन में डिप्टी शेरिफ फ्रैंक रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा। अभी वह ठीक से बैठा भी नहीं था कि फायर डिपार्टमेंट का फोन आ गया। उन्हें सूचना मिली कि शहर के नॉर्थ में जंगल से भारी मात्रा में धुआं उठ रहा है। बर्फ से ढकी सड़कों की वजह से वहां पहुंचना मुश्किल था, इसलिए फ्रैंक को हेलीकॉप्टर लेकर इलाके की जांच करने के लिए भेजा गया। धुएं की दिशा का पीछा करते हुए टीम जल्द ही उस जगह पहुंच गई जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बीच से टूटा हुआ विमान देखकर सभी के होश उड़ गए। हेलीकॉप्टर के उतरते ही फ्रैंक जल्दी से बाहर निकला। थोड़ी दूरी पर उसे कई मार्शलों की लाशें दिखाई दी। वहीं बर्फ पर कुछ हथकड़ियां भी पड़ी थी। ये देखकर फ्रैंक को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। साफ था कि यह कोई साधारण यात्री विमान नहीं था। तभी उसकी नजर एक घायल मार्शल पर पड़ी जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फ्रैंक उसे मदद के लिए बुलाने ही वाला था कि अचानक जंगल की तरफ से कई कैदी बाहर निकल आए। उनके हाथों में खुद के बनाए हुए हथियार थे और उन्होंने आते ही फ्रैंक और उसकी टीम पर हमला बोल दिया। साथ आया मोटा पुलिसकर्मी थोड़ा देर से संभल पाया और एक कैदी ने तेज धार वाले हथियार से उसे कई बार वार कर दिया। यह देखकर फ्रैंक गुस्से से चिल्लाया और तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। कैदी कुछ सेकंड के लिए रुके जरूर, लेकिन फिर बिना किसी डर के दोबारा उन पर टूट पड़े। फ्रैंक अकेला था और सामने कई हमलावर थे, इसलिए जल्द ही वह मुश्किल में फंस गया। तभी सही समय पर घायल मार्शल ने जमीन से एक पिस्तौल उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। उसकी मदद से फ्रैंक को थोड़ा सहारा मिला। वह फिर से खड़ा हुआ और आखिरकार उन खतरनाक अपराधियों को पीछे हटाने में कामयाब हो गया। इसके बाद सभी जल्दी जल्दी हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के हवा में उड़ जाने के बाद भी एक कैदी उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रैंक ने बिना दया दिखाए उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर जंगल के किनारे मौजूद हाईवे पर पहुंच गया। वहां फ्रैंक ने अपने घायल साथी मोटे पुलिसकर्मी और बचे हुए मार्शल को एम्बुलेंस में भेज दिया। इसके बाद फ्रैंक ने सभी पुलिस वालों को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान कोई साधारण विमान नहीं था, बल्कि वह संघीय कैदियों को ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट प्लेन था। उसमें मौजूद अपराधी बेहद हिंसक और खतरनाक थे। ऐसे लोग आजादी पाने का यह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले थे। खुशकिस्मती से विमान घने बर्फीले पहाड़ों और जंगलों के बीच गिरा था, इसलिए पुलिस ने 2 मोर्चों पर काम शुरू किया। एक टीम को जंगल में छिपे अपराधियों की तलाश के लिए भेजा गया, जबकि दूसरी टीम ने जंगल से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों को सील करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी अपराधी चुपके से शहर में न घुस सके। सभी जरूरी निर्देश देने के बाद फ्रैंक ने अपनी पत्नी सारा को भी फोन किया। उसने कहा कि अस्पताल में घायल लोगों के इलाज की पूरी तैयारी रखी जाए। उसका साथी मोटा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल था और अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। अभी फ्रैंक ने फोन रखा ही था कि उसका मोबाइल फिर बज उठा। इस बार कॉल करने वाला CIA की एक एजेंट थी जिसका नाम सिड था। सिड ने बताया कि कुछ मिनट पहले उसे आदेश मिला है कि वह तुरंत अलास्का पहुंचे और फरार कैदियों को पकड़ने में फ्रैंक की मदद करे। यह सुनकर फ्रैंक थोड़ा सतर्क हो गया। CIA कोई समाज सेवा करने वाली संस्था नहीं थी। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर इन कैदियों में ऐसा क्या खास है जिसके लिए CIA तक को भेजा गया है। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत उस घायल मार्शल के पास पहुंचा जो विमान हादसे से बच गया था। मार्शल को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे एक बात अच्छी तरह याद थी। उड़ान के बीच में जिस खतरनाक कैदी को विमान में लाया गया था उसे बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग रखा गया था। वह एक अलग आइसोलेशन सेल में बंद था और उसकी सुरक्षा भी बाकी कैदियों से कहीं ज्यादा कड़ी थी। मार्शल ने बताया कि विमान दुर्घटना के दौरान भी वह कैदी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। उसे पूरा यकीन था कि विमान को गिराने के पीछे उसी का हाथ था। यह बात सुनकर फ्रैंक की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। पूरा शहर अब हाई अलर्ट पर था। हादसे का शिकार हुए विमान में कुल 52 कैदी सवार थे। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 23 कैदी मारे जा चुके थे और 11 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका मतलब था कि अभी भी 18 खतरनाक अपराधी या तो लापता थे या खुलेआम फरार घूम रहे थे। पुलिस ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। यहाँ तक कि शहर के स्कूलों को भी लॉकडाउन मोड में डाल दिया गया। उसी दिन दोपहर बाद CIA एजेंट सिड आखिरकार घटनास्थल पर पहुंच गई। फ्रैंक के मन में कई सवाल घूम रहे थे। आखिर उस विमान का रास्ता बीच में क्यों बदला गया और वह खतरनाक कैदी आखिर था कौन? लेकिन सिड ने हर सवाल का एक ही जवाब दिया कि यह गोपनीय जानकारी है। उसने साफ कह दिया कि वह यहाँ सिर्फ फरार अपराधियों को पकड़ने में मदद करने आई है। यह सुनकर फ्रैंक नाराज हो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि सिड की असली दिलचस्पी उन 18 फरार कैदियों में नहीं बल्कि उस एक खास कैदी में थी जिसे बीच रास्ते में विमान पर चढ़ाया गया था। लेकिन फ्रैंक की जिम्मेदारी पूरे शहर की सुरक्षा थी। उसके लिए हर एक फरार अपराधी खतरा था और वह सभी 18 कैदियों को पकड़ना चाहता था। सिड को अपने उच्च अधिकारियों की बातें याद आई। उन्होंने बताया था कि फ्रैंक 6 साल पहले शिकागो के मेजर क्राइम यूनिट में काम करता था। बाद में उसका ट्रांसफर इस दूर दराज के छोटे से शहर में कर दिया गया। पिछले 5 सालों में उसने पूरी ईमानदारी से काम किया था और उसके पोस्टिंग के दौरान शहर में एक भी हत्या नहीं हुई थी। सिड समझ गई कि आगे की जांच में उसे फ्रैंक की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने कुछ निजी जानकारी साझा करने का फैसला किया। उसने बताया कि उस खतरनाक कैदी का नाम लॉक था। लॉक पहले CIA का एक बेहद काबिल एजेंट हुआ करता था। सिड पहले उसकी बॉस रह चुकी थी और उसी ने उसे ट्रेनिंग भी दी थी। शुरुआत में लॉक ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले महीने वह अचानक गायब हो गया। उसके साथ साथ एक बेहद सीक्रेट फाइल भी लापता हो गई थी। जांच में मिले सबूतों से यही संकेत मिल रहे थे कि लॉक ने CIA के साथ विश्वासघात किया और वह सीक्रेट जानकारी चुरा ली। 2 दिन पहले
उसे सीमा क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी वजह से CIA ने विशेष आदेश देकर उसे उसी कैदी विमान से वॉशिंगटन भेजने की व्यवस्था करवाई थी। हालांकि सिड के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि विमान हादसे के पीछे लॉक का ही हाथ है। सिड का मानना था कि लॉक सिर्फ भागने के लिए ये सब नहीं कर रहा, बल्कि वह आगे कोई और भी बड़ा और खतरनाक प्लान तैयार कर रहा है। ये सब सुनकर फ्रैंक हैरान रह गया। उसे पूरी कहानी किसी फिल्म जैसी लग रही थी। वह सिड से और भी जानकारी पूछने ही वाला था कि तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन बज उठा। असल में फोन उसकी पत्नी सारा का था। कॉल मिलते ही फ्रैंक तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारा उस घायल मार्शल के कमरे से बाहर निकल रही थी। अच्छी बात यह थी कि मार्शल की हालत अब अच्छी थी और कुछ दिनों के आराम के बाद उसे छुट्टी मिल सकती थी। लेकिन उसका साथी मोटा पुलिसकर्मी इतना खुशकिस्मत नहीं था। अंदरूनी अंगों में भारी खून बहने की वजह से डॉक्टर कई घंटों तक उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार वह दम तोड़ गया। इस खबर ने सारा को गहरा सदमा पहुंचाया। उसे महसूस होने लगा कि यह मामला किसी साधारण अपराध से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने फ्रैंक से कहा कि उसे अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए और जितना हो सके इस मामले से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फ्रैंक कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसका फोन फिर बज उठा। कॉल मिलते ही वह तुरंत कमांड सेंटर पहुंच गया। वहां पता चला कि ट्रांसपोर्ट विभाग को एक अहम सुराग मिला है। जंगल के बीच बने एक निगरानी टावर में रहने वाले ऑब्जर्वर ने कुछ देर पहले एक बिना एन्क्रिप्शन वाला रेडियो सिग्नल भेजा था। अधिकारियों ने कई बार उसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह सुनते ही सबको शक हुआ कि शायद उस ऑब्जर्वर को फरार अपराधियों ने बंधक बना लिया है। हालांकि एक समस्या थी, वह टावर विमान दुर्घटना वाली जगह से लगभग 32 किलोमीटर दूर था। इतनी दूरी बर्फ और पहाड़ों के बीच तय करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन सिड ने बिना झिझक कहा कि अगर कोई यह कर सकता है तो वह लॉक ही है। उसे पूरा यकीन था कि वहां पहुंचने वाला वही खतरनाक CIA एजेंट है। उधर टावर के अंदर छिपा दाढ़ी वाला एक फरार कैदी बाहर से आती आवाजें सुनकर सतर्क हो गया। जब उसकी नजर मेज पर चालू पड़े रेडियो सेट पर पड़ी तो वह तुरंत समझ गया कि ऑब्जर्वर ने बाहरी दुनिया को कोई संदेश भेज दिया है। इसी दौरान फ्रैंक अपनी टीम के साथ पहाड़ के नीचे पहुंच चुका था। रास्ते भर सिड सभी अधिकारियों को चेतावनी देती रही कि लॉक बेहद खतरनाक और प्रशिक्षित अपराधी है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। कुछ ही देर में पूरी टीम निगरानी टावर के केबिन तक पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही वे हैरान रह गए क्योंकि अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अधिकारी को स्टोर रूम में बंधा हुआ ऑब्जर्वर मिल गया, लेकिन जैसे ही वह उसे छुड़ाने के लिए झुका तभी दाढ़ी वाले कैदी ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज था कि पुलिसकर्मी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बाहर मौजूद बाकी अधिकारी शोर सुनते ही मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दाढ़ी वाला अपराधी ऑब्जर्वर को बंधक बनाकर वहां से भाग चुका था। बाहर पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने घेरा बना लिया। सिड अभी पूरी तरह मौके पर पहुंची भी नहीं थी कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और सबको गोली चलाने का आदेश देने लगा। लेकिन फ्रैंक दाढ़ी वाले अपराधी को जिंदा पकड़ना चाहता था। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे कि तभी सिड ने जमीन पर पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और उस कुत्ते को बांधने वाली लोहे की जंजीर काट दी। जंजीर टूटते ही कुत्ता सीधे दाढ़ी वाले अपराधी पर टूट पड़ा। सभी के सामने इंसान और कुत्ते के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। आखिरकार ऑब्जर्वर ने सीटी बजाई, तब जाकर कुत्ते ने हमला रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाढ़ी वाले अपराधी का गला बुरी तरह फट चुका था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फ्रैंक यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को वे खतरनाक गद्दार एजेंट समझ रहे थे वह इतनी आसानी से मारा गया। लेकिन सिड ने सिर्फ निराशा से सिर हिलाया। इसके बाद सभी लोग वापस कैंप की ओर लौट गए। उधर सर्च टीम को बर्फ में कई और फरार कैदियों की लाशें मिली थी। सिड एक एक लाश की पहचान करने लगी। उसने पुष्टि की कि उनमें से कोई भी लॉक नहीं था, लेकिन तभी एक शव ने उसका ध्यान खींच लिया। उस आदमी की कलाई पर हथकड़ियों के निशान नहीं थे। इसका मतलब साफ था कि वह कोई कैदी नहीं था। फ्रैंक ने तुरंत मार्शलों की फाइलें निकलवाई। तस्वीरों का मिलान करने पर पता चला कि मृत व्यक्ति का नाम रॉबर्ट था और वह एक संघीय मार्शल था। यह देखकर फ्रैंक के दिमाग में अचानक सारी बातें जुड़ गईं, क्योंकि अस्पताल में भर्ती वह जीवित मार्शल भी खुद को रॉबर्ट बता रहा था। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। अस्पताल में मौजूद व्यक्ति असली रॉबर्ट नहीं बल्कि फरार अपराधी लॉक था, जिसने उसकी पहचान चुरा ली थी। फ्रैंक ने तुरंत अपनी पत्नी सारा को फोन मिलाया और उसे सावधान करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लॉक अपनी असली पहचान उजागर कर चुका था। जब फ्रैंक भागता हुआ अस्पताल पहुंचा तब तक लॉक वहां से गायब हो चुका था और सबसे डराने वाली बात यह थी कि उसकी पत्नी सारा भी उसके साथ लापता थी। लेकिन फ्रैंक को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लॉक सारा को अपने साथ क्यों ले गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सारा को बचाने की यह कोशिश उसे एक ऐसे खतरनाक सच तक पहुंचा देगी जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें।